नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए एंशियंट हिस्ट्री का एक नया विषय मौर्य काल का इतिहास लेके आ चुका हूँ। तो आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। तो नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है, क्योंकि इसने किसको हराया था, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया था। अच्छा, अगर बात करें मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी निम्नलिखित में से किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारे पास दो स्रोत है, एक है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जो आता है तो अर्थशास्त्र हो गया, आपका इंडिका होगी, मैगस्थनीज की इंडिका होगी, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस हो गया, और जैन और बौद्ध ग्रंथ हो गए। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि साहित्यिक स्रोत कहाँ से, जहाँ से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो साहित्यिक स्रोत है आपका अर्थशास्त्र है, मैगस्थनीज की इंडिका है, मुद्रा राक्षस है, और जैन और बौद्ध ग्रंथ है। और अगर बात करें पुरातात्विक स्रोत की, तो पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेख, जहाँ से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख हो गए, और रुद्रदमन अभिलेख। तो इन अभिलेखों से हमें मौर्य साम्राज्य के पुरातात्विक जो स्रोत है इनसे जानकारी मिलती है। तो दो प्रकार के स्रोत थे, एक साहित्यिक स्रोत थे, दूसरे पुरातात्विक स्रोत थे। देखिए इससे पहले जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम अभी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं मगध का उत्कर्ष। इसमें हम पढ़ चुके हैं, मैंने इसमें आपको एक ट्रिक बताया था और उस ट्रिक का नाम था हसीन मासुका सात। देखिए हसीन मासुका सात, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और इसी बीच हमने पढ़ा था मौर्य वंश से पूर्व विदेशी आक्रमण, मतलब कि मौर्य वंश से पहले जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनको हमने इससे पहले पढ़ा था। इसके बाद हम अब पढ़ रहे हैं मौर्य वंश, और मौर्य वंश बहुत बड़ा है, इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के विस्तार की। तो भाई और बहनों, अगर बात की जाए मौर्य साम्राज्य के विस्तार की, लेकिन उससे पहले अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपये में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में आपको मिलने वाले हैं इसमें एवरी सैटरडे वीकली मॉक टेस्ट सीरीज इसमें रहने वाली है। तो बेहतरीन ये बैच आपके लिए रहने वाला है। अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो तो हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, भारी भरकम फीस नहीं भर सकते, तो जुड़िए मात्र और मात्र 7876145409। हम आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो ये सभी आप जानते हैं कि मौर्य वंश की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, और यह एक विस्तृत राज्य की उसने स्थापना की थी। उसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, और पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। मतलब ये तो उसके साम्राज्य की बात हो रही कि उत्तर में भैया हिमालय तक, और पूर्व में दक्षिण में ले गया था मैसूर तक, और पूर्व में बंगाल, और उत्तर पश्चिम की बात करें तो हिंदकुश पर्वत, और अगर खाली पश्चिम की बात करें तो अरब सागर तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के राजाओं की, मौर्य साम्राज्य के शासक की। अगर बात करें मौर्य साम्राज्य की राजाओं की, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद हम देखेंगे बिंदुसार, फिर अशोक के बारे में बात करेंगे, और अशोक की हर एक चीज़ हम यहाँ से देखने वाले, इसीलिए आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहे। दशरथ मौर्य के बारे में हम देखेंगे, संप्रति हो गया, शालीशुक हो गया, आपका देववर्मन हो गया, शतधन्वन हो गया, और बृहद्रथ हो गया। ये सारे के सारे जो है वो मौर्य साम्राज्य के राजा थे। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संप्रति किस वंश के राजा थे, आपकी शालीशुक किस वंश के राजा थे, देववर्मन किस वंश के राजा थे, आपका शतधन्वन किस वंश के। आप कमीशन का पेपर देने जा रहे हो, आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके बात बनने वाली है। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक और संस्थापक थे, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके ये मगध में चंद्रगुप्त मौर्य वंश की क्या रखी थी, नींव रखी थी। और चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त अथवा कौटिल्य भी कहा जाता है, इन्होंने क्या किया था। तो इन्होंने भैया
इनको प्रधानमंत्री बनाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो कौटिल्य और विष्णुगुप्त, जिसका एक ही नाम है ये, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, इनको अपना प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में आता है, यहाँ आपको इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि चाणक्य के अन्य नाम क्या है, तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इसके अलावा आपको याद रखना है, अब इसके बाद क्या हुआ, धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि धनानंद की पुत्री का नाम क्या था? धनानंद की पुत्री का नाम दुर्धरा था, जिसे विवाह कर लिया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए, यूनानी लेखकों द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को अन्य नाम दिए गए। देखिए, जो कुछ यूनानी लेखक थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नाम से पुकारा, जैसे कि एक प्लूटार्क थे। भाई प्लूटार्क जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोर्स के नाम से इन्होंने पुकारा। तो प्लूटार्क के द्वारा या एंड्रोकोर्स जो है वो किसके द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया? तो ये कहा गया था आपकी प्लूटार्क के द्वारा। भैया एक एक बात को याद रखना है, गलती करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपने पास एक पेन ले ले, कॉपी ले ले, और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने कॉपी पेन लेके अपने कॉपी किताब में नोट कर ले। दूसरे थे जस्टिन। अगर जस्टिन की बात करें तो इनको सेंड्रोकोर्स कहा जाता था, और प्लूटार्क ने इनको एंड्रोकोर्स कहा, और जस्टिन के द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनको सेंड्रोकोर्स कहा गया था। दोनों बात आपको याद रखनी है कि एंड्रोकोर्स और सेंड्रोकोर्स किसको कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है। अब बात आप ये भी याद रखोगे कि किसने क्या कहा, प्लूटार्क ने एंड्रोकोर्स कहा और जस्टिन ने सेंड्रोकोर्स कहा। अब जो ये नाम थे जो कि सेंड्रोकोर्स और एंड्रोकोर्स थे, इसके बारे में 1793 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि यह नाम भैया चंद्रगुप्त मौर्य के ही है। देखो, ये 1793 की बात है, हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ना कठिन है, लेकिन आप इसको बहुत कहानी करके पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको ये समझ आ जाएगा। अब 1793 की बात होती है। अब जो भैया सर विलियम जोन्स है, इनके द्वारा ये बोला जाता है कि ये जो नाम है, जो सेंड्रोकोर्स और एंड्रोकोर्स, जो प्लूटार्क और जस्टिन ने कहा है, ये नाम किसके है भैया? चंद्रगुप्त मौर्य के है। अब सिकंदर का जो थल सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था, और अगर जल सेनापति की बात करें तो वो नेरियाकस था। तो ये भी दोनों बातें आपको याद रखनी है। और इससे पहले वाली जो वीडियो है जहाँ पे मैंने आपको विदेशी आक्रमण के बारे में बताया था, वहीं पर मैंने आपको बोला था कि सिकंदर के दो थल सेनापति थे, एक सेल्यूकस निकेटर था, दूसरा नेरियाकस था। और अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर कब आक्रमण किया? तो भाई और बहनों, याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया था 305 ईसा पूर्व में, तो सेल्यूकस निकेटर ने को जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद उसकी पुत्री कार्नेलिया, जिसको हेलेना के नाम से भी जाना जाता है, उसे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। इस बात को आपने याद रखना है। अब युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत, जैसे सेल्यूकस निकेटर की हार होती है, अब जो युद्ध की शर्तें थी उसके अनुसार इसने काबुल, कंदार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सेल्यूकस निकेटर ने कौन से 4 प्रांत जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए? तो भैया इसने दिए, काबुल दे दिया, कंदार दे दिया, हेरात दे दिया और मकरात दे दिया। तो ये चारों प्रांत आपको याद रखने हैं। और इसकी दूसरी पत्नी थी, वो थी कार्नेलिया हेलेना, जो कि पुत्री थी किसकी? सेल्यूकस निकेटर की। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कार्नेलिया हेलेना किसकी पुत्री थी? तो ये थी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री। और इसके जैसे इसने इसको 4 प्रांत दिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेज दिए, और सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगस्थनीज राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, और सेल्यूकस निकेटर को मेगस्थनीज ने सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को किसके दरबार में भेजा? तो बोलेंगे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका, एक पुस्तक है इंडिका, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेगस्थनीज के द्वारा, जो कि राजदूत थे सेल्यूकस निकेटर के। और मेगस्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका। इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है कि इंडिका में किसके बारे में विवरण दिया गया है? तो इंडिका जो पुस्तक है मेगस्थनीज की, उसमें जो है वो मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। अब क्या हुआ कि जैन गुरु भद्रभाव से प्रभावित होकर
चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया। अच्छा, मैंने आपको जैन धर्म वाली वीडियो में भी ये बताया है कि जो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में है वो 298 ईसा पूर्व में सलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग किए। तो अगर आपने मेरी बौद्ध धर्म वाली वीडियो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरी पिछली वीडियो को एक बार जरूर देख ले। तो ये किससे प्रभावित हुआ, तो ये आपको याद रखना है कि जैन गुरु भद्रभाव, तो दो शिष्य थे जैन धर्म के, एक भद्रभाव थे, एक दूसरे थे आपके। तो ये आपको याद रखना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने है अपने प्राण कब त्यागे, तो इसने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में किस विधि के द्वारा, सलेखना विधि के द्वारा 298 ईसा पूर्व में अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का राजा बनता है बिंदुसार। बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना और इसकी माता का नाम दुर्धरा था। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहली पत्नी थी जिसका नाम दुर्धरा था, उसके बेटे का नाम क्या था, तो दुर्धरा के बेटे का नाम बिंदुसार था। और बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का राजा बनता है। अगर बात करें बिंदुसार को अमित्र घात भी कहते हैं, और अमित्र घात का जो अर्थ होता है वो है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो मौर्य साम्राज्य के किस राजा को अमित्रघात कहा जाता है, तो अमित्रघात जो है वो बिंदुसार को कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अगर बात की जाए, इसने अपने शासनकाल में सीरिया के शासक एंटियोकोट्स, क्या नाम था, ये एंटियोकोट्स है, एंटियोकोट्स ने अपना राजदूत डायमिक्स बिंदुसार के दरबार में भेजा। इसके शासनकाल में क्या होता है कि जो एक सीरिया के राजा थे एंटियोकोट्स, इन्होंने अपना राजदूत का नाम था डायमिक्स। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि एंटियोकोट्स के राजदूत जो बिंदुसार के दरबार में आए थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था डायमिक्स। तो सीरिया के शासक एंटियोकोट्स ने डायमिक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा, और बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की। अब बिंदुसार ने जब इनके दरबार में एंटियोकोट्स ने डायमिक्स को भेजा था तो बिंदुसार ने उनसे कुछ मांग की कि देखो भाई, मुझको अंजीर देनी पड़ेगी, मीठी शराब देनी पड़ेगी और यूनानी दार्शनिक देने पड़ेंगे। अब इसके बदले एंटियोकोट्स ने उनकी दो वस्तुएं तो स्वीकार कर ली। एक बोला मीठी शराब और अंजीर, मतलब कि ये दो चीज़ें तो उन्होंने क्या है, एंटियोकोट्स ने किसको भिजवा दी, आपके बिंदुसार साहब को भिजवा दी। लेकिन परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता। मतलब कि उन्होंने बोला कि जो हमारे यूनानी दार्शनिक है वो यूनानी कानूनों के अनुसार उनका कोई भी क्रय विक्रय नहीं होगा। आप मीठी शराब ले लो, आप अंजीर ले लो, लेकिन यूनानी दार्शनिक का क्या नहीं किया जाएगा, क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। अगर बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश के कौन से राजा जो कि आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, तो वो थे आपकी बिंदुसार। लेकिन भाई आपको ये भी याद रखना है कि डायमिक्स ने जो आपका एंटियोकोट्स था, सीरिया के शासक, उन्होंने डायमिक्स को भेजा, उन्होंने क्या क्या मांगा, मीठी शराब और अंजीर क्या क्या उनको दिया, ये सारे कथन आपको याद रखने हैं। किससे मना कर दिया, यूनानी दार्शनिक देने से मना कर दिया। कथन वाइज चीज़ों को याद रखना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कठिन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से आसान बनाकर पढ़ते रहेंगे। अगर बात करें बिंदुसार, तो बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया और उस समय तक्षशिला का राजा बिंदुसार का बड़ा बेटा सुशीम था। अगर बात करें सुशीम की, अब क्या हुआ कि जब बिंदुसार का कार्यकाल चल रहा था तो तक्षशिला में क्या हो गया, एक विद्रोह हो गया, और विद्रोह के समय तक्षशिला का जो राजकुमार था बिंदुसार, उसका बड़ा बेटा था सुशीम। अब सुशीम क्या हुआ, सुशीम जो है इस विद्रोह को दबाने में क्या हो गया, असफल हो गया, मतलब कि वो उस विद्रोह को नहीं दबा पाए। तब बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र, तो बिंदुसार के छोटे पुत्र का नाम क्या था, अशोक था। अशोक को उस समय अवंती का राज्यपाल था। तो जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो अवंती के राज्यपाल कौन थे, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। तो कौन थे भाई, आपके अशोक थे। तो उसने क्या किया, जब सुशीम जो है वो हार गया तो उसे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, और अशोक ने बड़े ही क्रूरतापूर्वक उस विद्रोह को क्रूरतापूर्वक से उसने अपने विद्रोह को दबा दिया। और विद्रोह को दबाने के बाद क्या हुआ कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने मगध के सिंहासन पर बैठ गया, क्योंकि भैया उसने उस विद्रोह को दबाया था। तो चलिए जी अब बात करते हैं अशोक की। अगर अशोक की बात करें तो अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्रम में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, अब कुछ बौद्ध ग्रंथों में ऐसा बोला गया है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी।
और 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्य अभिषेक हुआ था। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अनुसार जो है वो अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि 269 ईसा पूर्व में अशोक का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। अगर बात करें अशोक की माँ का नाम क्या था, तो अशोक की माँ का नाम शुभद्रांगी था। और अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के पश्चात ही 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्याभिषेक के किस वर्ष अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, तो 8वें वर्ष। और 8वें वर्ष बोले तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कहाँ पे आक्रमण किया था, कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद उसने कलिंग पर जीत लिया। और कलिंग पर भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, क्योंकि बहुत मारकाट जो है वो कलिंग में होती है स्टूडेंट्स। और जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारकाट हो जाती है तो उसके दिल में क्या आता है, एक आघात सा आता है कि यार इतने सारे लोग मारे जाते हैं। और इस आघात के बाद होता है ना, कभी किसी को बहुत दिल में लग जाती है कोई चीज़, तो वही चीज़ अशोक के साथ यहाँ पे हुई। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है अशोक ने किससे ली, उपगुप्त से ली। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक जो मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने जो है वो किससे जो है मौर्य साम्राज्य की शिक्षा ली, तो बोलेंगे सॉरी उसकी क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। तो ये ली थी भैया आपके उपगुप्त से। देखिए अगर अशोक की बात करें तो अशोक का जो बौद्ध धर्म था वो उसका एक व्यक्तिगत धर्म था, उसका एक ये ऐसा धर्म नहीं था, मतलब उसका व्यक्तिगत अपना पर्सनल था। वो किसी को फोर्स नहीं करता था कि भाई आपको अपनाना ही अपनाना पड़ेगा। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, मतलब कि अपने लोगों के लिए ये नहीं बोला कि आपको भी बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा। वो उसका खुद का एक पर्सनली जो है व्यक्तिगत धर्म था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अशोक का बौद्ध धर्म एक राजनीतिक धर्म था, आपका राजकीय धर्म था या व्यक्तिगत धर्म था। तो ये याद रखना है कैसा था, व्यक्तिगत धर्म था। अगर बात की जाए अशोक की, तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। हिमालय की ओर किसको भेजा, तो हिमालय की ओर मजिम को भेजा। इस बात को आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। तो हिमालय की ओर भेजा इसने मजिम को। और अगर बात की जाए आपकी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए इसने अपने बेटे और पुत्री को महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा। अगर अशोक की बात करें तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में, गया बोले तो बिहार में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अशोक ने जो है आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया जो है वो, गया जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पर बराबर की पहाड़ियाँ हैं। तो बराबर की पहाड़ियों में किस मौर्य साम्राज्य की राजाओं के द्वारा आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण किया गया, तो बोलेंगे भैया अशोक के द्वारा किया गया। देखिए आजीवक संप्रदाय का अनुयायी तो इसका पिता बिंदुसार था, लेकिन आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया की बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, अशोक ने। इसकी पुत्र और पुत्री का नाम महेंद्र और संघमित्रा थे, जो जिनको इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। तो सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अशोक की बात करें तो अशोक भारत का ऐसा पहला शासक था जिसने अपने उपदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। तो भारत का ऐसा पहला शासक जिन्होंने अपने उपदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया तो वो था आपका अशोक। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, जिस पर लिपियों में देखिए ये है, जिसे इसने पर लिपियों पर नहीं है, ये 4 लिपियां हैं। तो याद रखना है कि ये जो अशोक के अभिलेख थे उसकी भाषा प्राकृत थी और इसे इसने अपनी जो इसके अभिलेख थे उसको 4 भाषाओं में लिखा था। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि अशोक ने अपनी लिपियों को कितने भाषा में लिखा, तो 4 लिपियों में। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि। अगर ब्राह्मी लिपि की बात करें तो यह अभिलेख भारत में मिले हैं। तो अशोक के जो ब्राह्मी लिपि से संबंधित अभिलेख है वो आपको भारत में दिखाई देते हैं। दूसरा खरोष्टी लिपि। अगर खरोष्टी लिपि की बात करें तो ये जो अभिलेख अशोक से संबंधित है ये पाकिस्तान से है। और अगर बात करें अरमाइक लिपि तो ये अफगानिस्तान से है। और अगर बात करें अशोक के ग्रीक लिपि के अभिलेखों की तो ये अभिलेख भी अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिले। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अशोक के वो अभिलेख जो भारत से मिले हैं तो वो ब्राह्मी लिपि के हैं, खरोष्टी लिपि के अभिलेख पाकिस्तान से मिले हैं, अरमाइक लिपि के अफगानिस्तान से मिले हैं और ग्रीक लिपि के अफगानिस्तान के भी उत्तरी सीमा क्षेत्र से मिले हैं। तो हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक बात को आपने बहुत डिटेल से याद रखना है। देखिए जो खरोष्टी लिपि है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अशोक के जो अभिलेख है उसको पढ़ने में पहली सफलता
1837 में किसको प्राप्त हुई थी। तो ये बात आपको याद रखनी कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में 1837 में सबसे पहले जो सफलता मिली थी वो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। इस बात को आपने याद रखना है। और अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों को अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी, मतलब कि देवताओं को पसंद आने वाला लिखा है। तो मतलब कि अशोक ने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम क्या लिखा है, तो इस बात को आपने याद रखना है। क्या लिखा है? देव नाम प्रियदर्शी लिखा है। ये बात आपने याद रखनी है। देखिए एक एक करके सारी बातें आपको याद रखनी है कि अशोक ने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम क्या लिखा है, तो बोलेंगे देवनाम प्रियदर्शी लिखा है, जिसको बोलते हैं देवताओं की पसंद। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की गुर्जरा तथा कर्नाटक की मास्की और नेदर तथा उदय गोलान अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। तो अशोक का नाम अशोक किस अभिलेखों में लिखा है, तो इसका मध्य प्रदेश का गुर्जरा अभिलेख जो कि अशोक का मध्य प्रदेश से मिला है, कर्नाटक का मास्की अभिलेख, नेदर तथा उदय गोलान अभिलेखों में अब अशोक का स्पष्ट नाम जो क्या लिखा गया है, अशोक ही लिखा गया है। कई नामों में प्रिय देवनाम प्रियदर्शी लिखा है, कई अभिलेखों में क्या लिखा है आपका, अशोक ही लिखा गया है। और राजस्थान के भाबरू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। तो भाबरू अभिलेख अशोक से जुड़ा हुआ है, कहाँ का है, राजस्थान का है। और अशोक ने इसको खुद को क्या बताया, तो मगध का सम्राट बताया। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा चीज़ों को याद रखोगे उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होने वाली है। वीडियो थोड़ी बड़ी है इसलिए पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय शिरगुल महाराज हर हर महादेव। तो सबसे पहले बात करते हैं अशोक की धम्म यात्रा की। तो अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम और कानून की संहिता बनाई है उसे धम्म कहते हैं। तो अशोक ने जो मॉरलिटी नैतिकता जो लोगों को उसने सिखानी थी, उसके लिए जो इसने नियम और कानून बनाए थे उसको उसकी जो एक संहिता बनाई थी उसे धम्म कहा जाता है। और अशोक का जो धम्म है वो स्व नियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक जो होता है, जो ब्राह्मण और भिक्षुक होता है उनका क्या करे, आदर करे। और व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे और व्यक्ति जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। मतलब कि इसने जो बातें बोली थी अपने धम्म में वो बहुत सही बोली थी। देखो माता पिता की आज्ञा, देखो वर्तमान में देखो भाई हम लोग हैं, हमको माननी चाहिए। देखिए मातृदेव जो भी हम हैं, शिरगुल महाराज महादेव सब कृपा बनाते हैं, भोलेनाथ है ना, ये सब तो देवी देवताओं का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अपने माँ बाप को की आप पूजा नहीं कर रहे, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ भी यही कहेंगे कि सबसे पहले आपका जो भगवान है ना वो माँ बाप है। तो माँ बाप की सबसे ज़्यादा क्या है, आप आज्ञा मानने चाहिए। देखो पढ़ाई से कुछ ना कुछ चीज़ें भाई लोगों हमको सीखनी चाहिए। चाहे अगर ब्राह्मण हो गए, भिक्षुक हो गए, उनका हमें हमेशा आदर करना चाहिए। बिल्कुल सही बोला था अशोक ने। चाहे व्यक्ति दास और सेवक, चाहे दास हो चाहे सेवक हो, उनके प्रति उदार रहना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये दास है इसको तो हम ज़्यादा काम करवाएंगे। और व्यक्ति को जियो और जीने दो। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया लाइन है कि जियो और जीने दो। या तो खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना औरों को जीने देते ना खुद वो अच्छे से जी पाते हैं। तो जियो और जीने दो का भी पालन करना चाहिए। तो ये थी कुछ बहुत की धम्म यात्रा। अब बात करते हैं अशोक की चतुर्दश अभिलेखों की। मतलब अशोक के जो टोटल अभिलेख थे वो थे 14 अभिलेख। तो हम बहुत ही डिटेल से इनके बारे में बात करेंगे। तो प्रथम अभिलेख जो अशोक का था, प्रथम शिलालेख बोले या अभिलेख बोले, इसमें क्या बोला गया था, तो इसमें अहिंसा पर बल दिया गया था। तो सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अशोक का वो कौन सा अभिलेख है जहां पर अहिंसा पर बल दिया जाता है, तो प्रथम अभिलेख है। और इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। इसका जो दूसरा शिलालेख है इसमें मनुष्य के साथ साथ पशु की चिकित्सा की भी चर्चा की गई है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पहला और दूसरा दोनों की दोनों पूछा जाता है कि पहले अभिलेख में क्या है, तो पहले अभिलेख में अहिंसा पर बल दिया है, पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा जो अभिलेख है इसमें मनुष्य के साथ साथ पशु की चिकित्सा की भी चर्चा की गई है। तीसरा जो इसका अभिलेख था, शिलालेख था, इसमें अशोक ने 3 अधिकारी, तो अशोक के 3 अधिकारी की बात इसने अपने किस शिलालेख में, किस अभिलेख में की है, तो बोलेंगे। और इन 3 अधिकारियों का नाम था राजुक, युक्तक और प्रदेशक। तो राजुक, युक्तक और प्रदेशक, इन 3 शिलालेखों, इन 3 जो इसके अधिकारी थे, इनकी चर्चा किसके द्वारा की गई है, तो अशोक के 3
अधिकारी राजुक, युक्तक और प्रदेशक का जो चर्चा की है वो अशोक ने क्यों की है। और इनका काम था धम्म का प्रचार, जो मैंने आपको धम्म बताया था ना, जियो और जीनो दो, माता पिता का जो है वो सम्मान करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, तो ये वही है। ठीक है, ये वही है। ये बात आपको याद रखनी कि तीसरे शिलालेख में 3 अधिकारियों की चर्चा की गई है, एक राजुक है, दूसरा युक्तक है, एक प्रदेशक है। तो ये भी तीनों आपको याद रखने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका चतुर्थ अभिलेख, चतुर्थ शिलालेख। इसमें भैरी घोष, भैरी घोष बोले तो युद्ध, युद्ध के स्थान पर धम्म घोष, तो भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष बोले तो बौद्ध की जो नीति है उसकी चर्चा जो है किस अभिलेख में की गई है। तो भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति की जो चर्चा है बोले तो युद्ध के स्थान पर बौद्ध की जो चर्चा है वो की गई है अशोक की चौथे शिलालेख में। अगर बात करें पांचवें शिलालेख की, तो इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की है। ये भी आपको याद रखना है कि धम्म महामात्र नामक अधिकारी की जो चर्चा है वो अशोक की किस अभिलेख में, किस शिलालेख में की गई है, तो बोलेंगे पांचवें शिलालेख में की गई है, जो कि धार्मिक देखरेख करता था। इसका जो छठा शिलालेख है, इसमें जो है वो, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है। मतलब कि इसके जो भी अधिकारी है, अगर उनका जन कल्याण करना होगा, जनता का कल्याण करना होगा, तो वो जब चाहे अशोक के साथ मिल सकता है। और अगर बात करें सातवें शिलालेख की, तो इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है, और ये अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक ने सभी धर्मों के आपसी समन्वय के लिए कौन सा शिलालेख बनाया है, तो बोलेंगे भैया 7वां शिलालेख बनाया है। और ये अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो बोलेंगे 7वां शिलालेख अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है। अगर बात करें 8वें शिलालेख की, तो 8वें शिलालेख में अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा की गई है, और इसमें राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष से ये प्रारंभ होती है। तो ये आपको याद रखना है कि धम्म यात्रा की चर्चा अशोक के राज्य अभिषेक के किस जो है वर्ष से शुरू होती, तो राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। और क्योंकि ऐसा बोला जाता है 8वें शिलालेख में कि राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष, जब इसके राज्य अभिषेक के 10 वर्ष हो गए तो ये गया था। कहाँ गया था? गया था। और राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष जो है वो कहाँ गया था? लुम्बिनी गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अंदर जाके आपसे पूछे जाएंगे। मैं यही कहूँगा, अगर इस कंटेंट को आप बना रहे हो, देखिए औरों के लिए भी ये कंटेंट मिसाल रहने वाला है। चाहे आप कहीं पढ़ाते भी हो, कहीं नकल मार के कहीं टेप भी लोगे तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ज्ञान भाई और बहनों बांटने से बढ़ता है। यूथ अध्ययन चैनल पे आपके लिए कंटेंट क्वालिटी हर एक चीज़ मेहनत के द्वारा दी जा रही है। और अगर आपको यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट सदियों में एक बार मिलता है, मेहनत करने वालों को मिलता है। क्योंकि फ्री में इस प्रकार का कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोचिंग सेंटरों में पैसा कमाना देखिए हमारा मकसद नहीं है, इसीलिए हमारी फीस मात्र और मात्र भाई और बहनों 499 है। पैसे में भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिल सकता, मैं गारंटी देता हूं। तो राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष जो है अशोक गया था, और राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ गया था दोस्तों? लुम्बिनी गया था। अगर बात करें इसके 9वें अभिलेख की, तो इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचारों का वर्णन है। तो अशोक के किस अभिलेख में, किस शिलालेख में सच्ची भेंट और शिष्टाचारों का वर्णन किया गया है? तो ये 9वें अभिलेख में किया गया है। और अगर बात करें अशोक के 10वें अभिलेख की, तो इसमें राजा व अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, ये बात की गई है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात करें 11वें अभिलेख की, तो इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। और इसका जो 12वां अभिलेख है, इसमें स्त्रियों की स्थिति के सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की गई है। तो स्त्रियों की सुधार की, स्त्रियों की जो स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए अशोक के किस अभिलेख में बताया गया है, या बोलेंगे स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी का जो वर्णन है वो अशोक के किस अभिलेख में किया गया है? तो 12वें अभिलेख में किया गया है। इस बात को आपने याद रखना है। और इसका जो 13वां अभिलेख है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक अभिलेख आपको याद रखना है। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। और इसका जो 14वां अभिलेख है, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। तो जनता को धार्मिक जीवन करने के लिए प्रेरित किस अभिलेख में अशोक के द्वारा? तो बोलेंगे 14वें अभिलेख में किया गया है। अब अशोक के कुछ अधिकारियों की बात करते हैं। जैसे कि इसका प्रमुख अध्यक्ष होता था शुल्काध्यक्ष। तो अशोक के समय शुल्काध्यक्ष का क्या काम होता था? तो व्यापार से प्राप्त कर और चुंगी को एकत्रित करना, बोले भैया टैक्स को इकट्ठा करता था। एक था पोतवाध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष का काम क्या था? तो ये मापतोल के मान को नियंत्रित करने वाला। तो मापतोल को, माप को नियंत्रित करने वाला जो अशोक के कार्यकाल में था वो पोतवाध्यक्ष था। वस्त्र उद्योग का जो मंत्री होता था वो सूत्राध्यक्ष, इसको सूनाध्यक्ष भी, सॉरी वो था सूत्राध्यक्ष। दूसरा था सूनाध्यक्ष। सूनाध्यक्ष होता था जो कि बूचड़ खाने और चर्म उद्योग का अध्यक्ष होता था, थोड़ा नीचे हो गया। फिर लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष होता था जो कि टकसाल का
अध्यक्ष होता था। फिर था आपका अश्वाध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष आपको पहले ही चल रहा है, अश्व घोड़े को बोलते हैं, तो घोड़े की देखभाल करने वाले को क्या बोलते थे, अश्वाध्यक्ष बोलते थे। उसी प्रकार आपका अगला था आपका हस्त्याध्यक्ष। हस्त्याध्यक्ष मतलब कि हाथियों की, हस्त मतलब हाथी, हाथियों की देखभाल करने वाले को बोलते थे हस्त्याध्यक्ष। अकराध्यक्ष आपका खान मंत्री, और आपका सीताध्यक्ष था आपका कृषि विभाग का मंत्री। तो एक बार आपको बहुत डिटेल्स इनको देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे शुल्काध्यक्ष है, चाहे पोतवाध्यक्ष है, सूत्राध्यक्ष है, सूनाध्यक्ष है, लक्षणाध्यक्ष है, अश्वाध्यक्ष है, हस्त्याध्यक्ष है, अकराध्यक्ष है, सीताध्यक्ष है। ऐसा कंटेंट सदियों में एक बार मिलता है, इसीलिए फ्री में ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ्री कंटेंट, जो गरीब बच्चा है, मेरा एक ही महत्व है पढ़ाने का, कि गरीब बच्चे तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरी पढ़ाई की चीज़ें जो है वो पहुंच सके। क्योंकि जब मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था और जिस दिन मैंने उस कोचिंग सेंटर को छोड़ा था, तो मैंने यही बोला था कि अब मैं इसके बाद अगर पढ़ाऊँगा, यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा, और ऐसा पढ़ाऊँगा कि हर गरीब बच्चे तक मेरी वीडियो पहुँच सके। तो मेरा यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चे तक मेरी वीडियो जो है पहुँच सके। अगर बात करें मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था की, तो यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 अश्वारोही बोले तो घोड़े वाले सैनिक, 9,000 गज सेना वाले और 8,000 रथ सेना वाले। मतलब कि 8,000 तो रथ वाले थे, 9,000 हाथी वाले थे, 30,000 अश्वारोही थे और 6,000 पैदल सैनिक थे। अगर बात करें मैगस्थनीज की, तो मैगस्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए एक अलग विभाग था, और इस विभाग में 30 सदस्य थे। मतलब कि इसने बोला, ये मैगस्थनीज ने बोला कि सेना की देखरेख के लिए एक अलग विभाग बनाया गया था, इसमें 30 सदस्य थे। और इसी ने बोला कि जो मौर्य साम्राज्य में जो उच्च अधिकारी होते थे उनको महामात्रा कहा जाता था। इस बात को आपने याद रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया है। अभी 4 वर्ण कौन कौन से हैं, तो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है वहाँ पे 4 वर्ण बताए गए हैं। भैया ब्राह्मण है जो कि ब्रह्मा के मुख से आए हैं, दूसरे आपके क्षत्रिय है जो कि भुजाओं से आए हैं, वैश्य जो जांघ से आए हैं, शूद्र जो है वो पैरों से आए हैं। ये 4 वर्ण जो है वो, तो वर्णों की संख्या कितनी होती है भाई लोगों, 4 होती है। एक आपका अब ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। देखिए चीज़ों को जितना अंदर जाके पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने वाली है। मैगस्थनीज ने चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया था। देखिए मैगस्थनीज ने भी अपने इंडिका लिखी तो लेकिन उसने चतुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में नहीं बताया, किंतु उसने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। तो मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को आर्थिक आधार पर कितने भागों में बांटा, तो बोलेंगे 7 वर्गों में। पहला उसने बोला दार्शनिक होता है, इसके अंतर्गत मतलब पुजारी आते हैं, भिक्षु और विद्वान आते थे। दूसरे ने कृषक बोला, कृषक मैगस्थनीज ने 7 वर्गों में कृषकों की संख्या सर्वाधिक बताए। इसने जो 7 वर्ग बांटे थे, 7 वर्गों में जो सबसे ज़्यादा होते थे वो कृषक होते थे। इसके अलावा पशुपालक पशुपालन का कार्य करते थे। व्यापार शिल्पी जो अधिकांश नगरों में निवास करते थे। सैनिक के बारे में इसने बताया कि समाज में किसानों के बाद सैनिक की सर्वाधिक संख्या थी। इसने बोला कि कृषक की तो सर्वाधिक है ही है, लेकिन किसानों की भी क्या है, सर्वाधिक है। इसके अलावा इसने निरीक्षक की बात करी, ये समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। तो समाज की व्यवस्था का जो निरीक्षण करते थे वो निरीक्षक थे। और अगर मंत्री की बात करें तो समाज में इसके अंतर्गत शासक वर्ग आता था। तो समाज में इसके अंतर्गत शासक वर्ग जो आता था वो मंत्री के अधीन आता था। तो 7 वर्गों में इसने समाज को बांटा था। इसके अलावा अगर मौर्यकालीन वास्तुकला की बात करें तो मौर्यकालीन में लकड़ी के भवन हुआ करते थे जो कि वर्तमान पटना से मिले हैं। तो मौर्यकालीन वास्तुकला में लकड़ी के जो घर है वो हमें कहाँ से मिले, तो पटना से मिले। पत्थर के जो कुशल जो है वो उस समय कारीगर होते थे। और अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का जो स्तूप बनवाया है वो जो कि सबसे बड़ा स्तूप है। तो अशोक के द्वारा मौर्य वंश का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा बनवाया है, तो सांची का स्तूप है। और अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया है जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा गया है जो कि अहिंसा का सूचक है। आपने देखा होगा यही भारत का क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसको आप अशोक स्तंभ के नाम से भी आज के डेट में जानते हैं। तो अशोक स्तंभ कहाँ पे, तो ये सारनाथ में है, यूपी के सारनाथ में है, जहाँ पर 4 पत्थरों के शेरों को एक ही जगह रखा गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव।